जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, तुम्हें जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं सिर्फ दूसरों को बताने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 पूरे विज्ञान का महामैराथन क्लास, जिसमें कि आप लोग को मिलने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला करके जितने भी चैप्टर के जितने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। ध्यान रखिए, आज के इस वीडियो में आंसर नहीं, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है और आंसर की वीडियो इसके बाद आ जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का, और ये स्टार्टिंग होगी हमारी केमिस्ट्री से लेकर के, क्योंकि सबसे पहले बुक में हमारे यही दिया हुआ है। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री से पढ़ना है, जिसका कि सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण में सबसे पहला प्रश्न यही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और इसके प्रकार बताना है। पहला प्रश्न ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इसके प्रकार को बताना है। हमने आप लोग को पढ़ा दिया है, न पता हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं, वरना इंतजार कर लीजिए, आंसर की वीडियो भी आ जाएगी। दूसरा प्रश्न, संयोजन, वियोजन, अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, जिसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इन्हीं सब अभिक्रियाओं को आप लोग को समझाना है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताइए। इसका मतलब ये है कि अगर पूछेगा वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए तो भी आपको यही लिखना है। अगर पूछेगा अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताइए तो भी आपको यही लिखना है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताइए, अपचयन उपचयन अभिक्रिया के बारे में बताइए, या फिर इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताइए। तो ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए, इससे आपके अति लघु उत्तरी वाले और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी बनेंगे। पूरी किताब के केवल यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि संक्षारण क्या होता है, उदाहरण सही समझाना है कि संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है, उदाहरण सही समझाना है, और इसे कैसे बचा जाता है। केवल प्रक्रिया क्या है ये नहीं, परंतु ये भी बताना है कि इससे कैसे बचा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना जरूरी क्यों है। अगला पांचवा प्रश्न, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। छठवां प्रश्न, बुझे हुए चूने का सूत्र बताना है। एक कॉपी ले लीजिए, इन सारे टॉपिक को कॉपी में नोट करते जाइए और 1 बाय 1 करके शुरू से अंत तक सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिए। आपका पूरा एग्जाम यही से होने वाला है। बुझे हुए चूने का सूत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। आपका जो दैनिक जीवन है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका उदाहरण देना है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो सबसे पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताना है। आपको क्या करना है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर को बताना है। या तो आप 1 बाय 1 लिख दीजिए या फिर आप कॉलम बना करके अंतर बता दीजिए। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर को स्पष्ट करना है। और जब भी आप देखिए अभिक्रिया को लिखिएगा तो उदाहरण के रूप में उसका समीकरण जरूर दीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपके सामने है, जिसका कि नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए, क्षारक और क्षार में अंतर होता है, तो अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे क्षार भी इसी चैप्टर में आएगा।
पहला वाला सबसे पहला प्रश्न यही रहने वाला है जो कि बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं। अम्ल, क्षार और लवण क्या है? अलग से भी मैंने वीडियो में बताया है, शॉर्ट वीडियो भी इसकी गई है। और क्या है कि आंसर की तो आने वाली है सारे प्रश्नों की कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। अम्ल और क्षार में आपको अंतर को बताना है। तीसरा प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर होता है। यानी कि अम्ल तो ठीक है लेकिन अम्ल के भी प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, पीएच स्केल क्या होता है और इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो पीएच स्केल के बारे में आपको बताना है और इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बताना है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देना है। जितने भी अभिक्रियाएं हैं सभी के बारे में पढ़ना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देना है। अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है ये आपको बताना है कि जब अम्ल अभिक्रिया करेगा धातु के साथ तो क्या होगा और कैसे अभिक्रिया करेगा। अगला है अम्ल और क्षार आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया दूसरी हो जाएगी और अम्लों की क्षार के साथ अभिक्रिया दूसरी हो जाएगी। जैसे जब आप अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये लवण और जल का निर्माण करेगा, परंतु क्षार से धातु से इसकी अभिक्रिया दूसरी हो जाएगी। ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसे प्रश्नों को, इसके आंसर को याद रखने का द बेस्ट तरीका कि एग्जाम्पल को याद रखिए। एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भी बना करके लिख देंगे। अगला प्रश्न कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। गंधीय सूचक किसे कहा जाता है और ये तो गंधीय सूचक है। अगला 11 नंबर का प्रश्न है कि सूचक किसे कहते हैं। गंधीय सूचक नहीं, सूचक किसे कहा जाता है। बहुत देखिए कठिन प्रश्न नहीं है, हमने कहा है कि पूरे प्रश्नों को देख लीजिए, तैयार करिए। आंसर की तो मैं लाने वाली ही हूँ, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन सबका आंसर लेकर के आने वाले अगले वीडियो में। अगला दूसरे वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12वां आपके सामने, विरंजक चूर्ण का उपयोग बताना है, सूत्र बताना है और बेकिंग सोडे का सूत्र बताना है। देखिए दोनों जो है कंपाउंड, इनका आप उपयोग, यूजेज और सूत्र फॉर्मूला इनका सब याद कर लीजिएगा। अगला धावन सोडा क्या है, इसका सूत्र और उपयोग बताना है। धावन सोडा क्या होता है, इसका सूत्र क्या है और उपयोग साथ ही साथ में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सूत्र सहित बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ सामान्य अम्लों के नाम और सूत्र बताना है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और एसिटिक अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl लिख दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो H2SO4 लिख दीजिए, एसिटिक अम्ल की बात करें तो CH3COOH लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ सामान्य अम्लों के नाम और सूत्र हो गया। इसके बाद 2 चैप्टर हमारे पूरे हो गए। चैप्टर नंबर 3 के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए हम इसे देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है धातु और अधातु, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो धातु और अधातु से संबंधित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ही आपके सामने है कि धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि धातु और अधातु में अंतर को बताना है। अंतर की बात की जाए तो लाइन को ड्रा करके लिखिएगा और धातु अधातुएं क्या होती हैं तो आप धातु का हेडिंग डाल करके लिखिए, फिर अधातु का हेडिंग डाल करके लिख दीजिए। जब आप लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे ना तो वो बहुत अच्छा दिखेगा और उसे नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लिखिएगा। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखना है और इनमें अंतर को बताना है। यानी कि धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तो आपको धातुओं के भौतिक गुणधर्म को लिखना है और अधातुओं के भी भौतिक गुणधर्म को ही लिखना है और इनमें अंतर को बताना है।
देखिए कौन से प्रश्न में कितना कंटेंट लिखना है ये डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है। ज़्यादा नंबर का रहेगा, दीर्घ उत्तरीय में रहेगा तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उससे संबंधित जितनी चीज़ें आएंगी सारा लिखना पड़ेगा। कम नंबर का होगा तो कम लिखने से भी हो जाएगा। अगला चौथा है कि मिश्र धातुएं क्या हैं। मिश्र धातुओं के बारे में आप लोगों को बताना है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 की संक्षारण क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए पहले वाले में चैप्टर में भी हमारा था कि संक्षारण क्या है, तो इसमें भी फिर से आ गया कि संक्षारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो लोहे पर जंग का लग जाना संक्षारण प्रक्रिया, ये तो एक उदाहरण हो गया। परंतु लिखना कैसे है इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो तो आंसर की में आएगी। इसका आंसर आपको पता चलेगा कि कैसे लिखना है और इसे कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 धातु कर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमलगम किसे कहते हैं। देखिए जब आप सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे ना तो सक्रियता श्रेणी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे कि जैसे हाइड्रोजन के ऊपर जितने रहते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं परंतु नीचे वाले नहीं करते, तो जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो जितने भी कंपाउंड और यौगिक वो सारे आपके सामने आएंगे, आप उन सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है कि अमलगम किसे कहते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तन्यता किसे कहते हैं। अमलगम किसे कहा जाता है और हम तन्यता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। जब हम धातुओं का वायु में दहन करते हैं तो उससे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं आपको इसके बारे में बताना है। तो चैप्टर 3 से आपके पास इतने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 का जो प्रश्न आपके सामने है, एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम है चैप्टर का कार्बन और उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक और क्वेश्चन नंबर 1 है कि कार्बन क्या है, इसकी परमाणु संख्या और इसका प्रतीक बताना है। अब देखिए आप क्या नहीं बता पाएंगे। कार्बन हमारा एक जो है एलिमेंट है, तत्व है, परमाणु संख्या 6 है, प्रतीक आपका सी हो गया कार्बन से। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर को बताना है। साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर को आपको बताना है। इसके बाद चौथे वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 एस्टर क्या है समझाइए। एस्टर क्या होता है ये आपको समझाना है। चौथा वाला क्वेश्चन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को समझाना है और क्वेश्चन नंबर 5 है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि साबुनीकरण क्या है और उसके भी अगला है कि दहन किसे कहते हैं। साबुनीकरण क्या होता है, दहन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। देखिए पहले चैप्टर में भी था, अभी भी आ गया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। केमिस्ट्री का ये चैप्टर हमारा लास्ट था जिसके 3 अभी और इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं। कार्बन के यौगिकों के नाम और उनके सूत्र लिखिए और इनके उपयोग बताइए। सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण से ही समझाना है। सहसंयोजन आबंध हम किसे कहते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे बायोलॉजी की तरफ। तो ये जो बायोलॉजी है
इसमें सबसे पहला चैप्टर आपके सामने जो कि चैप्टर नंबर 5 से है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 तक केमिस्ट्री था, तो चैप्टर नंबर 5 का जो है उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सबसे पहला प्रश्न यही है कि जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जैव प्रक्रम क्या है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, इसे आपको बता देना है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तीसरा है मानव पाचन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। मानव का जो पाचन तंत्र है इसकी आपको चित्र सहित व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है मानव हृदय पंप को चित्र सहित समझाना है। मानव हृदय को मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान तरीके से सब आप लोग को समझा दिया था, तो इसको आपको चित्र सहित समझाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्सर्जन क्या है और मानव उत्सर्जन तंत्र को चित्र सहित आपको समझाना है। आपका जो जैव प्रक्रम है वो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला वाला जो चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, सबसे पहला चैप्टर आपका जो है जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला है पोषण और दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। यानी कि जैव प्रक्रम में इतने चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो सब आपसे पूछे जाएंगे। उत्सर्जन क्या है और मानव उत्सर्जन तंत्र को चित्र सहित समझाना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के बाद अगला पोषण क्या है, इसके प्रकार बताना है। बायोलॉजी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ा भी दिया है, नहीं पढ़े होंगे अभी तक आप लोग तो सब पढ़ लीजिएगा। अगला 8वां क्वेश्चन, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन क्या है। श्वसन के बारे में बताना है। मैंने बताया था कि चारों जो आपके पॉइंट थे उन चारों टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो श्वसन क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है और पौधों में रंध्र या स्टोमेटा के क्या कार्य हैं। जब देखिए सिंगुलर रहता है तो स्टोमा कहा जाता है और जब ये प्लूरल हो जाता है तो कहा जाता है स्टोमेटा। तो पौधों में रंध्र स्टोमेटा के क्या कार्य हैं ये आपको बताना है। अगला है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण कैसे होता है। जो रक्त परिसंचरण है वो हम मनुष्यों के शरीर में कैसे होता है ये आपको बताना है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो पहला था वो हमारा जैव प्रक्रम वाला कंप्लीट हो गया। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैप्टर नंबर 6वां है नियंत्रण तथा समन्वय। नियंत्रण और समन्वय का सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न, तंत्रिका कोशिका को चित्र सहित समझाना है। मानव मस्तिष्क को चित्र सहित समझाना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और मनुष्य में तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हार्मोन्स के बारे में जानकारी देना है जैसे कि इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन। और 6वां है मनुष्य के मस्तिष्क में मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं, व्याख्या करना है हमें इसकी। 7वां क्वेश्चन, मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमने देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां सबके बारे में पढ़ा दिया है। तो मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं ये आपको बताना है। लास्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6वें का कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की क्या आवश्यकता है। जो जंतु होते हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय की क्या आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6वां आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 7वें की तरफ हम बढ़ेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न जनन से संबंधित है। तो यही हो जाएगा कि प्रजनन क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं। और दूसरा है कि अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है।
तीसरा प्रश्न, परागण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाना है। निषेचन क्या है, इसके महत्व को समझाना है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प का जो अनुदैर्ध्य काट होगा इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6वां, HIV एड्स किसे कहते हैं। केवल इतना भी पूछा जा सकता है कि एड्स किसे कहते हैं या फिर एड्स का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड। अगर पूछ लिया जाए तब आप इसे ऐसे बताएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये हो गया आपका एड्स का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है तो जानते रहिए। इसके बाद अगला आपके सामने है 7वां प्रश्न कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करना है। अगर देखिए लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में अलग से भी आ सकता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए या फिर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए या फिर इन दोनों को मिला करके साथ में पूछ देगा कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। तो जैसा भी होगा आप उसे लिख देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग लिखेंगे और नंबरों के अकॉर्डिंग, जितने नंबर का प्रश्न रहे। चैप्टर नंबर 8 आपके सामने है आनुवांशिकता नाम से, और सबसे पहला प्रश्न यही है कि आनुवांशिकता क्या है और मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। आनुवांशिकता क्या है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगला तीसरा प्रश्न, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम क्या है। देखिए मेंडल्स लॉ जो है, मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या फिर उसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम करते हैं, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल के तीनों नियमों को समझा दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। चौथा वाला प्रश्न आपके सामने है कि वंशागति लक्षण किसे कहा जाता है। वंशागति जो लक्षण होते हैं वो आपको बता देना है। 8वें चैप्टर तक आपका पूरा हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 आपका आ जाएगा फिजिक्स वाला वो वाला फिजिक्स वाला नहीं, यानी कि चैप्टर नंबर 9 आपका फिजिक्स नाम से, मेन फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से है, जो कि चैप्टर का नेम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में सबसे पहला प्रश्न कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है। और परावर्तन के बाद दूसरा ऐसे आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन की घटना आपको बता देना है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में अंतर को समझाना है या फिर अंतर को बताना है। आप सभी को अलग से पूछा जाएगा, परावर्तन के बारे में बताइए, अलग से पूछा जाएगा अपवर्तन के बारे में बताइए, और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझाइए या फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए, और प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है इसका कारण दीजिए। तो ये सब बता दिया गया है, और आपको इसकी आंसर की चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में अंतर को बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है प्रकाश किरण किसे कहा जाता है, और 5वां प्रश्न गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसका सूत्र बताना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसके सूत्र को आपको बताना है। 6वां प्रश्न है अपवर्तनांक किसे कहा जाता है। अपवर्तनांक हम किसे कहेंगे, किससे दर्शाएंगे, क्या होगा सिंबल, ये सारी चीजें आपको बताना रहेगा। और 7वां प्रश्न है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक बताना है। लेंस की क्षमता क्या होगी, इसका मात्रक आपको बताना पड़ेगा।
इसके बाद 8वां वाला है कि परावर्तन का नियम क्या है। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझाना है। और इसके बाद अगला है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को बताना है, यानी कि दर्पण भी पूछा जा सकता है और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, आवर्धन क्या है। आवर्धन के बारे में आपको बताना है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो ये तो जब भी पूछा जाएगा शॉर्ट में ही रहेगा। तो चैप्टर नंबर 9 के बाद आपके सामने है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जिसका कि नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड दिस कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहला है मानव नेत्र को चित्र सहित समझाना है। दूसरा है समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए ये तो आप लोग को याद हो ही जाएगा क्योंकि आंखें सभी के पास है भाई, सारे लोग देख रहे हैं तो आपको तो याद हो ही जाना चाहिए। और नेत्र का तो जरूर से जरूर। अगला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जरा दूरदर्शिता क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है। अगला है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश में काला, सफेद, लाल, पीला, हरा भी तो दिखाई दे सकता था ना, परंतु ये हमें नीला क्यों दिखाई देता है। वैसे तो मैंने आप लोग को बता दिया है लेकिन फिर से कह रही हूँ, आंसर की चाहिए तो इंतजार करिए। 6वां वाला प्रश्न है मानव नेत्र के मुख्य अंगों का वर्णन करें और उनके कार्यों को बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और टिंडल प्रभाव क्या है। ये देखिए हिंडल नहीं, मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पर टिंडल रहेगा, यानी कि टिंडल प्रभाव को आपको बताना है। चैप्टर नंबर 11 इज प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला प्रश्न विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या होती है, हम सभी के घरों में है, जानकारी तो होनी चाहिए क्या होती है। दूसरा है कि विभवांतर क्या है और इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तीसरा प्रश्न ओम का नियम क्या है। और चौथा प्रश्न परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहा जाता है। The next question is gonna be विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति के बारे में आपको बताना है। एंड द 6 नंबर क्वेश्चन इज विद्युत लैंप के जो तंतु होते हैं वो टंगस्टन के क्यों बने हुए होते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे करके हमारा बल्ब होता है तो इसमें ये जो तंतु रहता है ये टंगस्टन का बना रहता है। तो हमें रीजन बताना है कि विद्युत लैंप का तंतु टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आवेश किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक बताना है। आवेश किसे कहते हैं और एसआई मात्रक बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने वोल्ट किसे कहते हैं। वोल्ट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। और हम इसे किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं, ये भी बता दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि एक लाइन का प्रश्न पूछा जवाब भी एक ही लाइन का देंगे। तो जवाब भले एक लाइन का पूछे परंतु 2 से 3 लाइन जो पता हो अच्छे से पूरा आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 प्रतिरोध किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 विद्युत मोटर क्या है। प्रतिरोध किसे कहा जाता है और विद्युत मोटर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 की धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। धारा नियंत्रक के बारे में आपको बताना है। और देखिए ये तो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन वाला था, इसके साथ में ही मस्ट डू न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर। ये जो आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था इसके साथ में जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे पूरा न्यूमेरिकल भी आप लोग को कर लेना है क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आने वाला है। जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवयवों के प्रतीक बताइए। विद्युत सेल, बैटरी, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, अमीटर और वोल्टमीटर।
इन सभी का आप लोगों को प्रतीक बताना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 इज फ्रंट ऑफ यू, दैट इज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 आपके सामने है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है आपके सामने। और इसके लिए सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? और क्वेश्चन नंबर दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उनकी विशेषताओं को बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनकी विशेषताएं क्या है, ये आप लोगों को बताना है। चैप्टर नंबर 12 का तीसरा वाला प्रश्न, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक क्या है इसके बारे में आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत भी था आपके सामने, वो भी आपको लिखना पड़ेगा जरूर से जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आप सभी को बताना है कि क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 6वां कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम और इसका सिद्धांत बताना है। साधारण भाषा में लिखता तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम ऐसे लिखता, इसमें लिखता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। और थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन घुमा दिया कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम और सिद्धांतों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 घरेलू विद्युत परिपथ क्या है। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है ये आपको बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र हम किसे कहते हैं। देखिए बहुत कठिन नहीं लगेगा, जो थ्योरेटिकल वाला हमारा पोर्शन है ना वो बहुत ईजी है, बस आपको समझने की देरी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है जिसका कि नेम है हमारा पर्यावरण। 13 नंबर पार्ट का जो नाम है वो है हमारा पर्यावरण। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। बचपन से आप लोग पढ़े होंगे पर्यावरण किसे कहा जाता है। और अगला है कि परितंत्र किसे कहते हैं। देखिए पर्यावरण की बात करें तो अगर नहीं भी पढ़े होंगे ना तो बचपन में पढ़े होंगे वही याद कर लीजिए कि परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, यानी कि परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। चारों तरफ हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं वो सारे हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है परितंत्र किसे कहते हैं। और इसका भी अगला प्रश्न आहार श्रृंखला किसे कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला जो है वो आपको बताना है। जैसे सबसे पहले घास होता है, इसे कीड़े मकोड़े खा लेंगे, फिर उसे खरगोश खा लेगा, फिर उसे कोई और जानवर, फिर उसे कोई और जानवर, और सबसे अंत में शेर आ जाता है। तो इस तरीके से आहार श्रृंखला बन जाती है। पर्यावरण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि कचरा प्रबंधन क्या है। सीधा सा मतलब है कचरे का प्रबंधन हम कैसे करते हैं, कचरे का निपटान कैसे किया जाता है, वही हमारा कचरा प्रबंधन कहलाता है। परंतु लिखना कैसे है ये आप लोग देख लीजिएगा और फिर हम भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ओजोन परत क्या है और ये किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन परत क्या होता है और किस प्रकार से अपक्षयित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो उपभोक्ता रहते हैं इनको मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, उनके नामों को बताना है। उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है ये आप सभी को बताना है। 8वां नंबर का प्रश्न कचरा निपटान से बचने के उपाय बताना है कि हम कचरा निपटान से बचने के उपाय। तो देखिए ये हमारा जो पूरा कक्षा 10 का कंप्लीट साइंस था उसके यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ भी गए होंगे कि ऐसा है कि यही हमारे पूरी किताब का निचोड़ है, यही आपके महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। और क्या करिए सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, न तैयार हो पाए कमेंट करिए, आंसर की हम लाने वाले हैं।
तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, एक बात ये भी है कि अपने टॉपर बनने की जर्नी को टॉपर्स के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारा ये सारी चीजें बताने का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो या फिर किसी प्रश्न का आंसर न आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आप सभी लोग के कमेंट को देखते भी हैं और जिसका हमें आंसर देने लायक लगता है उन सभी का आंसर दिया भी जाता है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।